हेलो गाइस। तो आज हम प्लेटो और उनकी राजनीतिक विचार को पढ़ेंगे। प्लेटो एंड हिज पॉलिटिकल थॉट। तो हम इसको हिंदी में ही समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि प्लेटो और उनकी राजनीतिक विचार क्या थे। तो पहला तो उन्होंने जो दिया था वो दिया था प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। तो ग्रीक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो एक उच्च कोटि के आदर्शवादी राजनीतिक विचारक तथा नैतिकता के एक महान पुजारी थे दोस्तों। प्लेटो की न्याय धारणा में एथेंस की तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक बुराइयों, जिनमें लोकतंत्र के नाम पर धनिक तंत्र का प्रभाव एवं शक्ति राजनीति की उथल पुथल की गंभीर समस्याओं का आदर्शवादी समाधान है। चूंकि सुकरात की मृत्यु से प्लेटो का हृदय लोकतंत्र से भर गया था, अतः अपनी न्याय धारणा के आधार पर प्लेटो एक ऐसे शासन तंत्र की कल्पना करने लगे थे जिसका संचालन श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा होता हो। तो न्याय क्या है? यह प्लेटो की मुख्य समस्या यह रही है, और इसी समस्या के समाधान के लिए 40 वर्ष की अवस्था में प्लेटो ने द रिपब्लिक की रचना की दोस्तों, जिसका उपशीर्षक कंसर्निंग जस्टिस या न्याय के संबंध में है। दोस्तों, प्लेटो ने आदर्श राज्य का निर्माण ही एक निश्चित उद्देश्य से किया, और वह उद्देश्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसमें सभी वैयक्तिक, सामाजिक व राजनीतिक संस्थाएं न्याय से अनुप्राणित हों। इब्न विहीन के अनुसार प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व सम्मिलित हैं। रिपब्लिक में उनकी न्याय की खोज के दो रूप हो जाते हैं। पहला रूप उसका व्यक्तिगत न्याय का है और दूसरा रूप सामाजिक न्याय का। इस प्रसंग में प्लेटो ने आलोचक व दार्शनिक दोनों के ही रूप में कार्य किया है, क्योंकि अपने से पूर्ववर्ती विचारकों के न्याय संबंधी विचारों की आलोचना करते हुए उसने न्याय के अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्लेटो के अनुसार न्याय सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन की केंद्रीय समस्या है। इसलिए प्लेटो उन झूठे विचारों को, जिन्हें सर्वसाधारण ही की भूल से सोफिस्टों की शिक्षा ने कपट पूर्वक फैला रखा था, हटाकर सच्ची न्याय की स्थापना करता है। इसके लिए प्लेटो रिपब्लिक में वार्ता शैली के साथ साथ निगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव मेथड का प्रयोग करके सभी परंपरागत सिद्धांतों की तर्क के आधार पर आलोचना करता है दोस्तों। प्लेटो न्याय को केवल नियमों के पालन तक सीमित नहीं मानता था, क्योंकि यह मानव आत्मा की अंतः प्रकृति पर आधारित है। यह दुर्बल के ऊपर सबल की विजय नहीं है, क्योंकि यह तो दुर्बल की सबल से रक्षा करता है। प्लेटो के अनुसार एक न्यायोचित राज्य सभी की अच्छाई की ओर ध्यान रखकर प्राप्त किया जा सकता है। एक न्यायोचित समाज में शासक, सैन्य वर्ग तथा उत्पादक वर्ग सभी वह करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। इस प्रकार के समाज में शासक बुद्धिमान होते हैं, सैनिक बहादुर होते हैं और उत्पादक आत्मनियंत्रण या संयम का पालन करते हैं। न्याय प्लेटो की रिपब्लिक का प्रमुख विषय है।
रिपब्लिक का उपशीर्षक ही कंसर्निंग जस्टिस न्याय के संबंध है। प्लेटो के लिए न्याय एक नैतिक अवधारणा है। दोस्तों, बेकर भी एक फिलोसोफर हैं, तो बेकर कहते हैं कि प्लेटो के लिए न्याय एकदम से ही मानव सद्गुण का एक भाग है और वह बंधन है जो मनुष्य को राज्य से जोड़ता है। यह मनुष्य को अच्छा और सामाजिक इंसान बनाता है। सेबाइन भी ठीक इसी तरह का विचार व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि न्याय प्लेटो के लिए एक बंधन है जो समाज को एक साथ बांध कर रखता है। न्याय ग्रीक भाषा में प्रयुक्त शब्द डिकायोसाइन से मिलता है, जिसका अर्थ न्याय शब्द से कहीं अधिक व्यापक है। डिकायोसाइन का अर्थ है न्यायोचित नीति परायणता। इसीलिए प्लेटो की न्याय की धारणा को वैधानिक या अदालती न्यायिक नहीं माना जाता है और न ही इसे अधिकार और दायित्वों के क्षेत्र में लिया जाता है। यह कानून की सीमा के अंदर नहीं आती। यह वस्तुतः सामाजिक नीति शास्त्र से संबंधित है। दोस्तों, प्लेटो की न्याय की अवधारणा की प्रमुख विशेषताओं को इस प्रकार रेखांकित किया जा सकता है। जैसे पहला, न्याय नीति परायणता का ही दूसरा नाम है। दूसरा, यह अधिकारों के उपभोग से कर्तव्यों का दायित्व वहन अधिक है। तीसरा, यह व्यक्ति का उसकी अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और सामर्थ्यानुसार समाज का योगदान है। चौथा, यह सामाजिक नैतिकता है, समाज के प्रति व्यक्ति का दायित्व है। पांचवा, यह सामाजिक ताने बाने की शक्ति है, क्योंकि इसमें समाज की सभी प्रणालियां सम्मिलित होती हैं। पहले सुकरात के माध्यम से इन विचारों को व्यक्त करने से पूर्व प्लेटो ने उस समय विद्यमान न्याय के प्रचलित सिद्धांतों का खंडन किया। उसने सिफेरस और उसके पुत्र पॉलीमार्कस के पारंपरिक नैतिकता के सिद्धांत पर दोषारोपण किया। इस सिद्धांत के अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका देय दान देना था या वह करना जो ठीक लगे। सिफिलिस, या मित्रों के लिए अच्छा करना और शत्रुओं को हानि पहुंचाना। पॉलीमार्कस, प्लेटो ने न्याय के पारंपरिक सिद्धांत को मान्यता को समझ लिया था, जो मनुष्य को वह करने के लिए मजबूर करती थी जिसकी उसे उपेक्षा की जाती थी। यह न्याय एकता बनाने की क्रिया के रूप में, लेकिन प्लेटो ने न्याय के कुछ के लिए अच्छे और कुछ के लिए बुरे होने का समर्थन नहीं किया। उसने कहा, न्याय वह है जो सबके लिए अच्छा हो, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी, मित्र के साथ साथ शत्रु के लिए भी। प्लेटो ने थ्रेसिमेकस की न्याय की उस परिवर्तनवादी धारणा को भी अस्वीकृत कर दिया, जिसके अनुसार न्याय सदैव शक्तिशाली के पक्ष में होता है। वह थ्रेसिमेकस से यहाँ तक सहमत था कि चूंकि शासक शासन की कला को जानता है, इसलिए उसे सारी शक्ति प्राप्त होती है, किंतु वह इससे सहमत नहीं था कि शासक अपने हित के लिए शासन करता है। प्लेटो ने सुकरात के माध्यम से तर्क प्रस्तुत किया कि जूता बनाने वाला स्वयं अपने बनाए हुए सभी जूतों को नहीं पहनता, कृषक पैदा की गई अपनी सारी फसल को नहीं खाता, उसी प्रकार शासक भी वही सारे नियम नहीं बनाता जिससे सिर्फ उसी को लाभ हो। प्लेटो थ्रेसिमेकस की इस बात से सहमत था कि न्याय एक कला है और जो इस कला को जानता है वही कलाकार है और कोई नहीं। फिर भी न्याय का एक और सिद्धांत है जिसका दो भाइयों ग्लॉकॉन और एंडीमेंटस, जो प्लेटो के अपने भाई थे, द्वारा समर्थन किया गया। उनका सिद्धांत न्याय का एक परंपरागत सिद्धांत है और इसका समर्थन सुकरात ने भी किया था। ग्लॉकॉन का कहना था कि न्याय कमजोर के हित में है। यह थ्रेसिमेकस के मत के विपरीत था, जिसके अनुसार न्याय शक्तिशाली के हित में है
और यह कृत्रिम है क्योंकि यह प्रथाओं और परंपराओं से उत्पन्न हुआ है। ग्लूकान कहता है कि व्यक्ति अन्याय स्वतंत्रता पूर्वक और बिना बाधा के नहीं सहते, लेकिन कमजोर यह देखकर कि जितना अन्याय वह दूसरों के साथ कर सकता है उससे ज्यादा उसे सहना पड़ता है। दूसरों के साथ मिलकर न अन्याय करने और न अन्याय सहने का एक समझौता करता है, और उस समझौते के अनुसरण में ये वह नियम बनाता है जो बनने के बाद उनकी क्रियाओं के लिए मानक होते हैं, और वह न्याय के लिए नियम संहिता। प्लेटो के पलकन के सिद्धांत की कमियों को, प्लेटो ने, पलकन फिलोसोफर हैं, के सिद्धांत की कमियों को समझा और इसलिए उसने न्याय का ग्लूकान के इसके कृत्रिम और परंपराओं एवं प्रथाओं से उत्पन्न होने की धारणा के विरुद्ध प्राकृतिक और सर्वव्यापी के रूप में वर्णन किया। प्लेटो ने सिफेलस, पॉलीमार्कस, थेसिमेकस, ग्लूकान, एडिमेंटस तथा सुकरात जैसे पात्रों के बीच चर्चा के उपरांत जो न्याय का अपना सिद्धांत विकसित किया वह निम्नलिखित है। पहला, न्याय और कुछ नहीं, बस यह सिद्धांत है कि व्यक्ति को केवल वही कार्य करने चाहिए जिसके लिए वह प्रकृति द्वारा उपयुक्त बनाया गया है। प्रकृति के मनुष्य को 3 शासकों के अधीन रखा है। प्रकृति ने मनुष्य को 3 शासकों के अधीन रखा है: इच्छा, डिजायर, तृष्णा, एपेटाइट, भावना या मनोवेग, इमोशन, और ज्ञान या बुद्धि, नॉलेज और इंटेलेक्ट। इच्छा का स्थान मनुष्य की कमर में है, भावना का स्थान हृदय में और ज्ञान का स्थान मस्तिष्क में है। वैसे ही सभी गुण सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं, परंतु किसी मनुष्य में किसी गुण की प्रधानता रहती है, किसी में किसी की और की। इस आधार पर प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें इच्छा या तृष्णा की प्रधानता होती है। वे उद्योग व्यापार को तत्पर करते हैं, जिनमें भावना की प्रधानता है। वे सैनिक या योद्धा का व्यवसाय अपनाते हैं, और जो ज्ञान से संपन्न होते हैं वे दार्शनिक के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। यदि हम मनुष्य की प्रकृति के लिए उपयुक्त सद्गुण निश्चित कर लें तो राज्य के लिए उपयुक्त सद्गुण निर्धारित करना सुगम हो जाएगा। प्लेटो ने 4 मूल सद्गुणों, कार्डिनल वर्च्यूज का विवरण दिया है। इच्छा या तृष्णा के लिए उपयुक्त सद्गुण संयम, टेम्परेंस है। अतः उद्योग व्यापार में संलग्न वर्ग को सद्जीवन की प्राप्ति के लिए अपने अंदर संयम विकसित करना चाहिए। भावना या मनोवेग के लिए उपयुक्त सद्गुण साहस, करेज है। अतः सैनिक वर्ग को सद्जीवन बिताने के लिए अपने अंदर साहस विकसित करना चाहिए। ज्ञान के लिए उपयुक्त सद्गुण विवेक, विजडम है। दार्शनिक या बुद्धिजीवी वर्ग को इस गुण का विकास करना चाहिए। चौथा और अंतिम सद्गुण न्याय, जस्टिस है, जो कि सर्वोच्च गुण है। यह समस्त सद्गुणों के उपयुक्त संयोग का सूचक है। अर्थात व्यक्ति के संदर्भ में न्याय से तात्पर्य यह है कि तृष्णा को साहस का सबल मिल जाए और विवेक से मार्गदर्शन प्राप्त हो। दूसरा, न्याय का अर्थ विशेषज्ञता और उत्कृष्टता है। तीसरा, न्याय व्यक्तियों को समाज में रहने में सहायता करता है। यह एक बंधन है जो समाज को एक साथ रखता है। यह व्यक्तियों का एवं राज्य के विभिन्न वर्गों का एक व्यवस्थित संगठन है। चौथा, न्याय सार्वजनिक और निजी सद्गुण दोनों है। इसका लक्ष्य व्यक्ति का तथा सारे समाज का लाभ करना होता है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत श्रम विभाजन, विशेषज्ञता और कार्यकुशलता की ओर ले जाता है। उसकी न्याय की धारणा में एक सामाजिक अच्छाई, एक निजी और सार्वजनिक नैतिकता और नैतिक निर्देश निहित है। फिर भी प्लेटो ने न्याय सिद्धांत किस अर्थ में एक दलीय है, क्योंकि यह व्यक्ति को सत्ता के अधीन रखता है। दूसरा, शिक्षा की योजना।
एजुकेशन प्लान। प्लेटो की रिपब्लिक केवल सरकार के संबंध में लिखी गई पुस्तक नहीं है। जैसा कि रूसो कहता है, यह शिक्षा शास्त्र का प्रबंध ग्रंथ है। उनके सारे दर्शन का सार, जैसा कि रिपब्लिक में बताया गया है कि प्राचीन यूनानी समाज में सुधार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक के साथ साथ नैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक लाना था। रिपब्लिक का उद्देश्य न्याय का पता लगाना और तत्पश्चात एक आदर्श राज्य में उसकी स्थापना करना था। उसकी शिक्षा नीति इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थी। प्लेटो के अनुसार सामाजिक शिक्षा सामाजिक न्याय का एक साधन थी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि प्लेटो के लिए शिक्षा सभी परेशान करने वाले प्रश्नों का समाधान थी। शिक्षा, जैसा कि क्लाउस्टीट हमें बताता है, नैतिक सुधारों के लिए एक साधन थी। प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत बुराई को उसके उद्गम पर ही छूने का प्रयास है। यह एक मानसिक रोग का एक मानसिक औषधि से इलाज करने का प्रयास है। बार्कर ठीक ही कहता है कि प्लेटो की शिक्षा योजना आत्मा को उस वातावरण में ले आती है जो उसकी प्रगति के प्रत्येक स्तर पर उसके लिए सबसे उपयुक्तता है। प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत उसके राजनीतिक सिद्धांत के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने गुरु सुकरात का अनुसरण करते हुए प्लेटो का इस सिद्धांत में विश्वास था कि सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज, और लोगों को सद्गुणी बनाने के लिए उसने शिक्षा को एक बहुत शक्तिशाली साधन बनाया। प्लेटो का यह भी विश्वास था कि शिक्षा मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती है और इसलिए व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए उसकी प्राकृतिक क्षमताओं को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है। बार्कर प्लेटो की तरफ से बोलते हुए कहता है कि शिक्षा सामाजिक नीति परायणता का एक रास्ता है, न कि सामाजिक सफलता का। यह सच्चाई तक पहुंचने का एक रास्ता है। प्लेटो कहता है कि शिक्षा समाज में सभी वर्गों के लिए आवश्यक थी, लेकिन यह विशेष रूप से उनके लिए जरूरी थी जो लोगों को शासित करते हैं। प्लेटो अपनी शिक्षा के प्रस्तावित कार्यक्रम में कुछ बातों को मानकर चलते हैं। जैसे पहला, आत्मा स्वतः प्रेरित और क्रियाशील होने के कारण शिक्षा के माध्यम से अपने आप को प्रकट करती है, उसमें अविकसित अच्छाइयों को दिखाती है। दूसरा, शिक्षा अध्ययनरत नवयुवक के चरित्र को तराशती है। यह अंधे को आंख तो नहीं देती, लेकिन अस्त्रों वाले व्यक्ति को कल्पना शक्ति अवश्य देती है। यह आत्मा को प्रकाश के क्षेत्र में लाती है और मनुष्य को सक्रिय और पुनः सक्रिय बनाती है। तीसरा, शिक्षा के प्रत्येक स्तर का एक पूर्व निर्धारित कार्य होता है। प्रारंभिक शिक्षा मनुष्य की अपनी शक्तियों को दिशा देने में सहायता करती है। मध्यम स्तर की शिक्षा व्यक्ति को अपनी आसपास की स्थितियों को समझने में सहायता करती है और उच्च शिक्षा व्यक्ति की शिक्षा की तैयारी, उसे निश्चित करने और उसकी दिशा निर्धारित करने में सहायता करती है। चौथा, शिक्षा व्यक्ति को उसके जीविकोपार्जन में तथा उस अच्छा व्यक्ति बनने में सहायता प्रदान करती है। प्लेटो शिक्षा को एक वाणिज्यिक उद्यम नहीं बनाना चाहता था। सेबाइन के अनुसार प्लेटो चाहता था कि शिक्षा अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वतः साधन उपलब्ध कराए। यह देखें कि नागरिकों को वास्तव में यह प्रशिक्षण मिले जिसकी उन्हें आवश्यकता है, और यह निश्चित करे कि दी जाने वाली शिक्षा मनुष्य के कल्याण एवं सामंजस्य के लिए संगत हो। प्लेटो की शिक्षा की योजना पर एथेंस और स्पार्टा दोनों राज्यों का प्रभाव था। सेबाइन ने लिखा है कि इसकी स्पार्टा जैसी वास्तविक विशिष्टता थी। शिक्षा का केवल नागरिक संबंधी प्रशिक्षण को समर्पित होना, किंतु इसकी विषय वस्तु बिल्कुल एथेंस जैसी थी और इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से
नैतिक और बौद्धिक गुणों का विकास करना था। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित किया जाता था। शरीर के प्रशिक्षण के लिए व्यायाम संबंधी और मस्तिष्क के परीक्षण के लिए संगीत। प्रारंभिक शिक्षा समाज के सभी तीनों वर्गों को दी जानी थी, किंतु 20 वर्ष की अवस्था के बाद जिन लोगों का उच्च शिक्षा के लिए चयन होता था वे वह लोग थे जिन्हें संरक्षक वर्ग में 20 से 35 वर्ष की आयु के बीच उच्च पदों पर कार्य करना था। पहला, संरक्षण वर्ग के अंतर्गत सहायक तथा शासक दोनों आते थे। इन दोनों वर्गों को व्यायाम एवं संगीत संबंधी शिक्षा अधिक दी जाती थी। व्यायाम संबंधी अधिक शिक्षा सहायता वर्ग को दी जाती थी तथा संगीत संबंधी अधिक शिक्षा शासक वर्ग को। इन दोनों वर्गों को उच्च शिक्षा व्यावसायिक उद्देश्य से दी जाती थी और उनकी पाठ्य सामग्री के लिए प्लेटो ने केवल वैज्ञानिक अध्ययन, गणित, खगोल विज्ञान और तर्कशास्त्र को ही चुना था। दोनों वर्गों द्वारा अपना अपना काम शुरू करने से पहले प्लेटो ने उनके लिए लगभग 50 वर्ष की आयु तक के लिए और शिक्षा दिए जाने का सुझाव दिया, जो अधिकतम प्रायोगिक शिक्षा थी। निष्कर्षतः प्लेटो की शिक्षा की योजना में निम्नलिखित विशेषताएं थीं। पहला, उसकी शिक्षा की योजना संरक्षक वर्ग के लिए थी। उसने उत्पादक वर्ग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। दूसरा, उसकी पूरी शिक्षा योजना राज्य द्वारा नियंत्रित थी तथा इसका उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास था। यह तीनों चरणों में मिलाकर बनी थी। तीसरा पॉइंट है ये, प्राथमिक 6 से 20 वर्ष की आयु में, उच्च 20 से 35 वर्ष की आयु में तथा प्रायोगिक शिक्षा 35 से 50 वर्ष की आयु तक। चौथा, इसका उद्देश्य शासकों को प्रशासनिक का राज कौशल सिखाना, सैनिकों को सैन्य कौशल सिखाना तथा उत्पादकों को भौतिक वस्तुओं के उत्पादन कौशल सिखाना था। और अंततः इसके द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं में संतुलन लाने का प्रयास किया गया। प्लेटो की शिक्षा योजना गैर लोकतांत्रिक तरीके से बनाई गई थी क्योंकि इसमें उत्पादक वर्ग को अनदेखा किया जाता था। यह अपने स्वरूप में सीमित थी तथा अपने विस्तार में प्रतिबंधात्मक थी क्योंकि इसमें गणित पर साहित्य की अपेक्षा अधिक बल दिया गया था। यह एक गैर व्यक्तिवादी योजना थी क्योंकि इसमें व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया तथा उसकी स्वायत्तता को बाधित किया गया था। यह बहुत ही गूढ़ तथा अमूर्त और इतनी अधिक सैद्धांतिक की थी कि इसके कारण यह प्रशासनिक बारीकियों से भी दूर हो गई। तीसरा, संपत्ति और पत्नियों को साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स। प्लेटो के संरक्षण वर्ग को अर्थात शासक और सहायक वर्ग को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के उद्देश्य से उनके लिए एक विशेष जीवन पद्धति की व्यवस्था की है जिसे संपत्ति और पत्नियों को का साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स कहा जाता है। प्लेटो का कहना था कि न्याय तभी लाया जा सकता है यदि संरक्षक संपत्ति ना रखे, क्योंकि संपत्ति एक प्रकार की भूख का प्रतिनिधित्व करती है और संपत्ति को ना रखना परिवारों को साम्यवाद की मांग करता है। जैसा कि बार्कर प्लेटो के लिए लिखता है, संरक्षकों के बीच पारिवारिक जीवन को समाप्त करना इस प्रकार उनकी निजी संपत्ति को त्याग करने का आवश्यक उपसिद्धांत है। डनिंग के मतानुसार चूंकि निजी संपत्ति और पारिवारिक संबंध प्रत्येक समुदाय में असहमति के प्रमुख स्रोत के रूप में दिखाई देते हैं, अतः दोनों में से किसी को भी आदर्श राज्य में मान्यता नहीं मिल सकती। सेबाइन के मतानुसार प्लेटो इतने दृढ़ रूप से सरकार पर संपत्ति के होने वाले अहितकार प्रभावों के प्रति आश्वस्त था कि उसे उस बुराई को दूर करने के लिए संपत्ति को ही समाप्त करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। यही बात प्लेटो के परिवारों की समाप्त करने
के उद्देश्य में भी देखी जा सकती है, क्योंकि संपत्ति के बाद पारिवारिक बंधन की ही वह सामर्थ्य कारण हो सकता था जो शासकों की राज्य के प्रति निष्ठा को डगमगा सकता था। सेबाइन ने प्लेटो की ओर से निष्कर्ष निकाला है कि अपने बच्चों के लिए दुश्चिंता अपने आप को प्राप्त करने का ही एक तरीका है, और जो संपत्ति की इच्छा से भी अधिक विश्वासघाती है। प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के को बहुत संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह दो स्वरूप लेता है। रोबाइन का कहना है कि पहला है शासकों और सहायकों के लिए निजी संपत्ति का निषेध करना, और दूसरा एक स्थायी एवं एक पत्नीक यौन संबंध के व्यवहार को समाप्त करके उसके स्थान पर सर्वोत्तम संभव संतान प्राप्ति के लिए शासक के आदेश पर नियंत्रित प्रजनन करना। यह दो प्रकार के साम्यवाद शासकों और शासक सहायकों पर लागू किए गए हैं, जिन्हें प्लेटो संरक्षक गार्जियन कहता है। वह कहता है कि प्लेटो का संपत्ति और परिवारों में के साम्यवाद के समर्थन के लिए तर्क यह था कि राज्य की एकता इन दोनों की समाप्ति की मांग करती है। राज्य की एकता सुरक्षित रखने में है, परिवार और संपत्ति उसके मार्ग में बाधक हैं, इसलिए संपत्ति और विवाह को समाप्त करना होगा। प्रोफेसर जसजी और मैक्सी ने प्लेटो और मार्क्स के साम्यवाद में समानताएं उजागर करने का प्रयास किया है कि किंतु दोनों की साम्यवाद में तुलना करना गलत है। प्लेटो के साम्यवाद का एक राजनीतिक उद्देश्य है, एक राजनीतिक बीमारी का एक आर्थिक समाधान, जबकि मार्क्स के साम्यवाद का एक आर्थिक उद्देश्य है, एक आर्थिक बीमारी का एक राजनीतिक समाधान। प्लेटो के साम्यवाद केवल दो वर्गों तक ही सीमित है, जबकि मार्क्स का साम्यवाद पूरे समाज पर लागू होता है। प्लेटो के साम्यवाद का आधार भौतिक प्रलोभन है और इसकी प्रकृति वैयक्तिक है, जबकि मार्क्स का आधार सामाजिक बुराइयों के प्रति है, जिसका परिणाम निजी संपत्ति का संग्रहण होता है। प्लेटो के अपने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद की योजना प्रस्तुत करने के कारण थे। राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करने वालों को कोई आर्थिक प्रयोजन नहीं होने चाहिए और आर्थिक गतिविधियों में लगे लोगों की राजनीतिक शक्ति में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। प्लेटो ने इसे स्पार्टा के सफल प्रयोग से सीखा था। प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद के संबंध में बारकर उसके तर्कों को प्रस्तुत करते हुए कहता है, प्लेटो की योजना के कई पहलू और कई उद्देश्य थे। यह एक सुजनन की योजना थी, यह महिलाओं के उद्धार की एक योजना थी, यह परिवार के राष्ट्रीयकरण की एक योजना थी। उसका उद्देश्य अच्छे मनुष्य प्राप्त करना, महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और पुरुषों के लिए उनकी उच्चतम क्षमताओं का विकास था, जिससे उनमें और विशेष रूप से राज्य के शासकों में राष्ट्र के लिए अधिक समर्पित और जागृत निष्ठा रहे। प्लेटो की साम्यवादी योजना की उसने उनके अनुयायियों से लेकर कर्ज पीपर तक कई लोगों द्वारा निंदा की गई है। इसमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, यह संदेहास्पद है कि परिवारों के साम्यवाद से अर्थात संरक्षकों के लिए संयुक्त परिवार होने से अधिक एकता आएगी। दूसरा, अरस्तु का कहना है कि पत्नियों का साम्यवाद अधिक अव्यवस्था नहीं भी लाएगा तो भी अस्त व्यस्तता को उत्पन्न करेगा ही, क्योंकि एक महिला सभी संरक्षकों की पत्नी होगी और एक ही पुरुष सभी महिलाओं का पति होगा। अरस्तु के ही शब्दों में एक पिता के हजारों बेटे होंगे और एक बेटे के हजारों पिता। तीसरा, साझे बच्चों की देखभाल पर भी पूरा ध्यान नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि प्रत्येक का बालक किसी का भी बच्चा नहीं होगा। चौथा, यह भी संदेहपूर्ण है कि राज्य द्वारा नियंत्रित जोड़े बनाना कभी भी कारगर सिद्ध हो सकेगा। यह स्त्री पुरुष को पशु के दर्जे तक ले जा सकता है, क्योंकि इसमें अस्थायी दाम्पत्य संबंध होंगे। पांचवा, साम्यवाद की पूरी योजना की बहुत कठोर नियमनिष्ठ और बाध्य करने वाली है। छठवां,
प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत बहुत ही आदर्शवादी, कपोल कल्पना आधारित और तथा यथार्थवादी है, इसलिए यह जीवन की वास्तविकताओं से बहुत दूर है। चौथा, प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटोज आइडियल स्टेट। गाइस, प्लेटो के काल में यूनान में जो राजनीतिक अराजकता व्याप्त थी, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उसने एक आदर्श राज्य आइडियल स्टेट की कल्पना कर उसे अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्रस्तुत किया। प्लेटो का आदर्श राज्य आने वाले सभी समय और स्थानों के लिए एक आदर्श का प्रस्तुतिकरण है। उसने आदर्श राज्य की कल्पना करते समय उसकी व्यवहारिकता की उपेक्षा की है। यद्यपि प्लेटो के विचारों में व्यवहारिकता की कमी है, लेकिन हमें उस पृष्ठभूमि को नहीं भूलना चाहिए जिसने उसके मस्तिष्क में आदर्श राज्य की कल्पना जागृत की। अपने देश में व्याप्त तत्कालीन दोषों को देखकर ही उनको दूर करने के लिए उसने आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार की और वह राजनीति से दर्शन की ओर उन्मुख हुआ। उसने राज्य के लिए यह आवश्यक समझा कि शासन का अधिकार केवल ज्ञान दार्शनिकों को ही होना चाहिए, जिन्हें अच्छे या शुभ का विस्तृत ज्ञान है। राज्य और व्यक्ति का संबंध, स्टेट एंड पर्सन रिलेशंस, प्लेटो का मानना है कि राज्य अतः मनुष्य की आत्मा का बाह्य स्वरूप है, अर्थात आत्मा चेतना अपने पूर्ण रूप से जब बाहर प्रकट होती है तो वह राज्य का स्वरूप धारण कर लेती है। राज्य व्यक्ति की विशेषताओं का विराट रूप है। व्यक्ति की संस्थाएं उसके विचार का संस्थागत स्वरूप है। उदाहरण के लिए, राज्य के कानून व्यक्ति के विचारों से उत्पन्न होते हैं। न्याय उनके विचार से ही उद्भूत है। ये विचार ही विधि संहिताओं और न्यायालयों के रूप में मूर्तिमान होते हैं। प्लेटो ने यह बतलाया है कि मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व होते हैं: विवेक, रीजन, उत्साह, स्पिरिट और शुद्ध एपेटाइट। शुद्ध तत्व के कारण व्यक्ति में राग, द्वेष, वासना आदि उत्पन्न होते हैं। विवेक अथवा बुद्धि तत्व के कारण मनुष्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और उसके द्वारा अपने वातावरण को समझाता है। इन दोनों तत्वों के बीच में साहस और उत्साह का तत्व है। महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावनाएं इसी में उत्पन्न होती हैं। प्लेटो ने इसे बुद्धि या विवेक का सहगामी कहा है। प्लेटो का कहना है कि मानवीय आत्मा में पाए जाने वाले ये तीनों गुण अथवा तत्व राज्य भी पाए जाते हैं। इन्हीं के आधार पर राज्य का निर्माण होता है। जिस प्रकार व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य आत्मा से प्रेरणा लेते हैं, उसी प्रकार राज्य के सभी कार्यों का उद्भव उन्हें निर्मित करने वाले मनुष्यों की आत्माओं से होता है। प्लेटो के शब्दों में राज्यों का जन्म वृक्षों या चट्टानों से नहीं, अपितु उसमें बसने वाले व्यक्तियों के चरित्रों से होता है। वीर व्यक्तियों का राज्य भी वीर होगा और नपुंसकों का नपुंसक। जिस राज्य के नागरिक ही नैतिक दृष्टि से गिरे हुए हों, वह राज्य नैतिक दृष्टि से पूर्ण नहीं हो सकता है। व्यक्ति तथा राज्य की वीरता या नपुंसकता एक ही चेतनता में निवास करती है, जिसमें भेद नहीं किया जा सकता। दार्शनिक राजाओं का शासन, द रूल ऑफ फिलोसॉफिकल किंग्स। दार्शनिक राजा के शासन का सिद्धांत प्लेटो का एक प्रमुख और मौलिक सिद्धांत है। उसकी धारणा थी आदर्श राज्य में शासक वर्ग परम बुद्धिमान व्यक्तियों का होना चाहिए। उसकी यह धारणा उसकी न्याय, शिक्षा आदि सिद्धांतों का स्वाभाविक परिणाम है। शासन की इस धारणा का प्रतिपादन हमें प्लेटो के उस अवतरण में मिलता है। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होते अथवा इस संसार के राजाओं में दार्शनिकता नहीं आ जाती और सामाजिक महानता तथा बुद्धिमत्ता एक ही व्यक्ति में नहीं मिलती और वे साधारण मनुष्य जो इनमें से केवल एक गुण को
दूसरों की पूर्ण रूप से अवहेलना करते हुए प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, अलग हट जाने के लिए विवश नहीं कर दिए जाते, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते। प्लेटो के मतानुसार सैनिक वर्ग के लोगों में सामान्यतः उत्साह तथा विवेक दोनों पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनमें उत्साह की उपेक्षा विवेक अधिक पाया जाता है। ऐसे लोगों को प्लेटो ने आदर्श राज्य की दार्शनिक शासक माना है।